Welcome to all of you. Today I am going to teach you actives and passives part सेकेंड. आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव्स पैसिव्स के पार्ट सेकेंड की. फर्स्ट पार्ट अपन पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ डबल ऑब्जेक्ट्स की. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि सजीव वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल अपने लिया, मोहन गेव मी ए पेन. अब यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट है. एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है ए पेन. इसमें से दोनों ऑब्जेक्ट, मी जो है क्योंकि व्यक्ति के लिए यूज हुआ इसलिए ये तो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन जो है निर्जीव है इसलिए इसके लिए यूज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनमें से दोनों ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके पेशिव वॉइस बनाया जा सकता है. जैसे मान लीजिए पहले मैंने मी का सब्जेक्ट लिया आई, तो आई वहां पर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म थी. इसका मतलब हुआ पास्ट सिंपल टेंस था. पास्ट सिंपल टेंस था तो हम अपन पेशिव वॉइस बनाते समय यूज करते हैं कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हुई अपने पास में वाज. आई के साथ किसका यूज किया? वाज. तो आई वाज और गेव की थर्ड फॉर्म हो गई गिवन. आई वाज गिवन ए पेन बाई मोहन. इस प्रकार से इसको बनाया. दूसरे अगर मान लीजिए ए पेन से अगर इसको बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया ए पेन. तो ए पेन वाज गिवन टू मी. यहां जो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उससे पहले क्या और जोड़ देंगे? टू और जोड़ देंगे. तो ए पेन वाज गिवन टू मी बाई मोहन. इस प्रकार से टू जो है इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यहां पर यूज और करना है. कुछ एक दूसरे प्रकार के थोड़े एडवांस स्टेज पे, अपने 10th तक की स्टैंडर्ड पे ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एक्टिव्स पैसिव्स की, तो इसको थोड़ा एडवांस स्टेज पे ये इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें बाद वाला ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी पूरक हो. तो उस स्थिति में क्योंकि वहां पर भी डबल ऑब्जेक्ट हो गए, लेकिन वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इसलिए जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होगा उससे जो है पेशिव वॉइस से बनाया जाएगा. जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, वी मेड हिम कैप्टन. हमने उसे कैप्टन बनाया. अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट देखिए, ये है ऑब्जेक्ट है हिम, और ये जो कैप्टन है वो इस पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका पूरक है. ये जो कैप्टन है वो इसका पूरक है, इसलिए इससे सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट पेशिव वॉइस बनाते समय किसका बनाएंगे? हिम का या इसका सब्जेक्ट बनाएंगे. हिम का सब्जेक्ट हो गया यहां पर ही. मेड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए यूज कर दिए यहां पर वाज. तो ही वाज मेड कैप्टन बाई अस. वी की जगह यहां पर होकर दिया अस. तो ही वाज मेड कैप्टन, उसे जो है हमारे द्वारा कैप्टन बनाया गया. इस प्रकार के सेंटेंस भी जो है कुछ थोड़े से अपर स्टैंडर्ड पे या एडवांस स्टेज पे पूछे जाते हैं. कुछ एक और प्रॉब्लम कई बार बच्चों के साथ में आती है कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाती है वर्ब के साथ, अगर कोई प्रेपोजिशन है तो उसका क्या करें. तो अगर किसी एक्टिव वॉइस में अगर किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है, कोई सी भी प्रेपोजिशन हो, तो पेशिव वॉइस बनाते समय भी वो प्रेपोजिशन उस वर्ब के साथ ही लगी रहती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम लाफ्ड एट मी. यहां लाफ्ड के साथ में जो है एट जुड़ा हुआ है. एट प्रेपोजिशन का यूज अपन ने किया है, तो इसका जब प्रेपोजिशन बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट अपन ने बना दिया आई. लाफ्ड जो है सेकंड फॉर्म है, इसलिए आई के साथ में किसका कर दिया? कंटिन्यूअस की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज. तो आई वाज लाफ्ड एट. अब देखिए लाफ्ड के साथ एट भी उसके साथ ही जुड़ेगा. तो आई वाज लाफ्ड एट बाई राम. फिर बात कर रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो उस स्थिति में अपन क्या करें? हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू और वर्ब एक्टिव वॉइस में अगर आती है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ये एक पैटर्न है. हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कोई सी भी अगर हेल्पिंग वर्ब, सेल, विल, कोई सा भी आ रहा है तो उसमें अगर स्थिति ये आ रही है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, द गाइड इज टू हेल्प हिम. द गाइड इज टू. यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब अपने यूज हो गई, इज होगी, उससे वर्ब हो गई यूज इज, और इज के साथ में अपन ने यहां पर क्या यूज किया? टू का यूज है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का वाक्य. अगर ये इस वाक्य आ रहा है तो अपने को जब पेशिव वॉइस बनाएंगे तो यहां अपन ने हिम का सब्जेक्ट बनाया ही, तो ही इज टू बी, यानी उस टू के बाद में बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. तो ही इज टू बी हेल्प्ड बाई द गाइड. ही इज टू बी हेल्प्ड बाई द गाइड. इस प्रकार से इसका यूज करेंगे. एक और टाइप के थोड़े से एडवांस स्टेज पे जो पूछे जाते हैं
वो आते हैं देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह प्रकार का वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो उसको पेसिव वॉइस में बनाते समय क्या करेंगे, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी उसमें भी टू के बाद में बी का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, देयर से स्टार्ट होने वाला वाक्य है, तो उसको वैसे कि वैसे ही लिखना है, देयर इज नो फॉर्म। नो फॉर्म यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर देखिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे कि देयर इज नो फॉर्म, यहां तक वैसे ही आ गया टू बी और रिजेक्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड, तो यहां पर टू बी लगाएंगे, यानी इसमें भी किसका यूज करेंगे, टू बी का यूज करेंगे। अब कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैंने पहले भी अभी पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनको पैसिव वॉइस बनाते समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लगा दिया तो भी गलत नहीं माना जाता है 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन उनको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी, दे, पीपल, समवन, समबॉडी, नोबॉडी एटसेट्रा, ऐसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उनको जब पैसिव वॉइस बनाएं तो नहीं लगाएं तो वो सही होता है। जैसे वी सॉ द टाइगर इन द फील्ड, हमने कहा वी सॉ द टाइगर इन द फील्ड। अब यहां पर देखिए वी से स्टार्ट हुआ और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, द टाइगर, इन द फील्ड नहीं है। फिर एक बार वापस बता रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अंतिम शब्द को जो है उठा करके उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इन द फील्ड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद आएगा। यहां पर सॉ के बाद में सब्जेक्ट है द टाइगर, इसका मतलब सब्जेक्ट अपन किसको बनाएंगे, द टाइगर को। सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वॉज वर्ब का यूज करेंगे, तो द टाइगर वॉज, सा की सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई सीन, द टाइगर वॉज सीन इन द फील्ड। और चूंकि वी जो है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इसलिए मैंने लगाया, बाई लगा करके उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट जो है मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है जो कि आरबीएससी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह सेंटेंस ऐसे के ऐसे ही सेम पूछा जाता है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां पर देखिए पीपल शब्द है, इसका मतलब अपन जान गए कि यह अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, वही गलती स्टूडेंट्स यहां फिर दोहराते हैं, इस ऑल ओवर द वर्ल्ड को सब्जेक्ट बना देते हैं, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब्जेक्ट नहीं है। यहां सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो अपने पास क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाया तो इंग्लिश पीपल स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय यूज करेंगे इज एंड आर। तो इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म हो गई स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में भी अगर एक्टिव, एक बात याद रखनी है कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, यहां डज नॉट आ गया, इसका मतलब वाक्य क्या हो गया, निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। तो नकारात्मक हो गया तो डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। यानी यहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए फुटबॉल, अपन ने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया फुटबॉल, और यहां पर इज नॉट, फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया, तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाई हिम। यानी अगर ये निगेटिव वाक्य है, एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव है या प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस भी जो है इंट्रोगेटिव ही बनेगा, पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव का वाक्य ही बनाना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डिड ही किल ए लॉयन, क्या उसने एक सांप को मारा। जैसे ही से पहले यहां पर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते इसको यहां किल ए लॉयन, यानी डिड ही किल ए लॉयन, इसका मतलब यह है पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया। पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज पैसिव वॉइस बनाते समय करेंगे, वॉज और वर। तो यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट है ए लॉयन। अब ए लॉयन के साथ क्या किया, ए लॉयन के साथ वॉज और में से वॉज आएगा तो वॉज को पहले लिखेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो वॉज ए लॉयन और किल की थर्ड फॉर्म हो गई किल्ड बाई हिम, वॉज ए लॉयन किल्ड बाई हिम। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है वो इंट्रोगेटिव बनेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।